दुनिया में संघर्ष वही करता है जो कोई चीज़ को सहता है। सहने वाला ही आगे बढ़ता है। जिसके पास सहनशीलता नहीं है वो कामयाब के कदम भी नहीं चूम सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन पार्ट बी। ये 10वां चैप्टर हमारा है, ठीक है ना। खेल का प्रशिक्षण, ठीक है। प्रशिक्षण के बारे में हम पढ़ा कर रहे हैं। इसका बी पार्ट है। ए पार्ट आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे। इसमें यही बात बताया गया है कि इसकी परिभाषा है, यही बात समझाने की कोशिश किया गया है। सहनशीलता, सहनशीलता आप समझ सकते हो क्या होता है। इंडहेरेंस होता है, ठीक है। सहनशीलता का मतलब ही यही होता है कि आप कोई गेम में कितना सह सकते हो। आपको पता ही है कि कोई अगर खिलाड़ी रिंग में है, अगर मार खा रहा है तो उसके पास कितना सहने की क्षमता है, ये बात डिपेंड करता है। तभी तक वो खेल में बना रहता है। जैसे मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी तभी तक बना रहूँगा जब तक आप मुझे सहयोग दोगे। अगर नहीं दोगे तो क्या, मैं भी क्विट कर जाऊँगा। मुझे भी क्या ज़रूरत है, ठीक है। मैं भी अपना जीवन जो है चला ही रहा हूँ, ठीक है। मैं तो आपकी भलाई के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप अभी भी क्या की हो, शेयर नहीं करते हो, न दोस्तों को बताते हो, तो इससे क्या होगा? मेरा कुछ भी नहीं जाता दोस्तों, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों की भलाई हो सके, ठीक है। और आपने कभी भी, मेरा एक थोड़ा सा सलाह ज़रूर रहता है, हमेशा एक वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो देखा करो तो पूरा देखा करो। इससे मेरा कुछ ओवर्स मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना से है कि आपको समझ में पूरा टॉपिक अच्छे से आ जाए, ठीक है। अगर नहीं समझने का दिल है, अगर मेरा नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इस पर आओ ही मत। क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्यों अपना बर्बाद करोगे समय? आपका समय इतना बहुमूल्य है, क्योंकि आपको पढ़ाई करना है, देश का भविष्य सुधारना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको मेरा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया ना आए, चैनल पे नहीं आए तो ही बेटर है। क्योंकि मेरा विचार यही है कि आप अच्छे नागरिक बनो, अच्छे समझदार बनो। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। चलिए, ये तो आपके लिए बातें थी। अब मेरी जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं हम, टाइम वेस्ट ना करके। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा दिया गया है कि सहनशीलता होती क्या है। तो देख लेते हैं सहनशीलता क्या होती है। सहनशीलता तो आपको पता ही है। सहनशीलता शारीरिक योग्यता का एक महत्वपूर्ण कारक है। सहनशीलता थकावट के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। सहनशीलता प्रशिक्षण द्वारा हृदय नालिका योग्यता में सुधार होती है। सहनशीलता जो होती है एक तरह से हृदय नालिका में योग्यता में सुधार होती है, और हृदय की पंप करने की क्षमता और रक्त संचार प्रणाली की कार्यशीलता में सुधार होती है। कि जो रक्त प्रणाली होती है, रक्त की जो पंपिंग होती है, उस नब्सों में क्या होती है दोस्तों, सुधार होती है, ठीक है। सहनशीलता का विकास अत्यंत रूप से ताकत और गति के विकसित करता है। सहनशीलता मुख्यतः सभी खेल क्रियाओं में आवश्यक होती है। आज के दिनों में टीम और खिलाड़ियों के सामान्य कौशल स्तर और नीतिपूर्ण योग्यता होती है, जहां पर सहनशीलता प्रतियोगिता के परिणाम के विभिन्न उत्पन्न हो सकते हैं। अगर प्रतियोगिता होती है तो उसी तरह से आपको सहनशीलता भी उत्पन्न होती रहती है। आगे है कि बैरो और मैग्री ने क्या दिया था। उन्होंने भी अपना डेफिनेशन दिया था, उन्होंने भी कुछ बोलने की कोशिश किया था। वो क्या कहा था, उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि सहनशीलता की व्यक्तियों की शारीरिक क्रियात्मक क्षमता को गति के दौरान लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, कोई भी आप खेल कर रहे हो, आप खेल में कितने समय तक टिके हुए हो, यही सहनशीलता होती है। अगर आप खेल में अगर 2 ही मिनट में लुढ़क जाते हो, 2 ही मिनट में आप नहीं खेलने सक्षम रहते हो, तो आप कह सकते हो कि आपको सहने की क्षमता नहीं है। हैरी ने भी ये बात बोला था कि थकावट के विरुद्ध प्रतिरोध की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है कि आप कितना जल्दी थक जाते हो, आपको कितनी जल्दी थकावट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये करना है कि सहनशीलता कितने प्रकार की होती है, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है दोस्तों, सहनशीलता का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस कितने टाइप्स की होती है। सहनशीलता जो होती है 2 प्रकार की है। पहला तो ये है कि क्रिया की प्रवृत्ति के अनुसार सहनशीलता के प्रकार, यानी क्रिया के प्रवृत्ति के अनुसार सहनशीलता का प्रकार, टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। अब क्रिया की प्रवृत्ति क्या होती है, सहनशीलता का प्रकार। देखिए इसमें क्या है, आधारभूत सहनशीलता। पहले तो क्या आ जाता है हमारे दोस्तों, आधारभूत सहनशीलता। दूसरा होता है साधारण सहनशीलता, और इसमें क्या है, विशेष सहनशीलता। तो ये तीनों टाइप जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि आधारभूत, साधारण और विशेष। इसी के बारे में हम टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारा आता है आधारभूत सहनशीलता, यानी बेसिक एंड्योरेंस। आधारभूत सहनशीलता को एरोबिक सहनशीलता भी कहा जाता है। ये याद रखना, किसको एरोबिक सहनशीलता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आधारभूत सहनशीलता मुख्यतः एरोबिक सहनशीलता पर निर्भर होता है। एरोबिक सहनशीलता पर ही भी
ये निर्भर होता है। वास्तविक में आधारभूत सहनशीलता ऐसी गति करने की योग्यता है जिसमें शरीर की विशेष मांसपेशियां शामिल होती है। इसमें विशेष प्रकार की मांसपेशियां जो होती है दोस्तों शामिल होता है, और गति धीमी गति के साथ लंबी अवधि के लिए किया जाता है। यानी ये जो खेल होती है काफ़ी समय के लिए किया जाता है, जैसे कि जॉगिंग हो गया, पैदल चलना, धीमी गति से दौड़ना और मध्य गति से तैराकी, यानी 20 मिनट से अधिक समय के लिए करना इसमें शामिल होता है कि कोई भी क्रिया आपको 20 या 30 मिनट तक आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बेसिक एंड्योरेंस कहते हैं, जो बेसिक किया जाता है। आधारभूत सहनशीलता अन्य सभी प्रकार की सहनशीलता के आधार निर्मित करता है, यानी आप इसी को कर लोगे तो सभी चीज़ों का आधार जो होता है, बेस जो होती है, बन जाती है। अगला क्या है? साधारण सहनशीलता यानी जनरल एंड्योरेंस। ये सब नोट करते जाना, पॉइंट बहुत काम की है, आपको एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है, जनरल एंड्योरेंस क्या है? साधारण सहनशीलता विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न थकावट का संतोषजनक प्रतिरोध करने की योग्यता होती है। यानी संतोषजनक ये क्या करता है? प्रतिरोध करता है। यह क्रियाएं प्रवृत्ति से एरोबिक और एनारोबिक हो सकती है। यह क्रियाएं निम्न या उच्च दर की भी हो सकती है, परंतु यह लंबी अवधि के लिए की जाती है। यद्यपि यह अवधि आधारभूत सहनशीलता क्रियाओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि साधारण सहनशीलता एक खिलाड़ी को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को लंबे समय के लिए बिना थकावट महसूस करने योग्य बनाता है। इसमें एक ही बात है, कोई भी खिलाड़ी होता है उसको हम खिलाड़ी से सिर्फ इतना बात रखते हैं कि वो बिना थकावट के साथ अपना कार्य जो है खेल का कंप्लीट कर ले, और इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उसके अंदर उसका जो है खिलाड़ी के अंदर सहनशीलता को विकसित करना पड़ेगा। आप भी देखते हो, आप सुबह सुबह रनिंग करने जाते हो पुलिस में भर्ती होने के लिए, यहाँ भर्ती होने के लिए, तो इसका कारण भी यही होता है कि आप क्या होता है, आपको एक प्रैक्टिस सी आदत सी बन जाती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, थकावट आपकी कम हो जाती है। अगर आप पहले दिन गए होगे तो आपको पता होगा कितना आपको पैरों में दर्द हुआ होगा, फिर दूसरे दिन कम हो जाता है, तीसरे दिन कम हो जाता है, उसके बाद आपको आदत सी पड़ जाती है, तो हमारा मांसपेशियाँ जो है सिकुड़ना और फैलना सीख जाती है। तो ये चीज़ आती है। उसके बाद हमारा है विशेष सहनशीलता यानी स्पेसिफिक एंड्योरेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों? विशेष सहनशीलता किसी विशेष खेल क्रिया द्वारा उत्पन्न थकावट का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, कि कोई भी थकावट होता है उसको आप प्रतिरोध, मैंने अभी कहा ना कि आपको आदत से पड़ जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो प्रतिरोध कर रहा है आपका। जैसे कि थकावट की प्रवृत्ति विभिन्न खेलों में विभिन्न होती है, तो आपने देखा होगा जैसा खेल वैसा थकावट, इसलिए विशेष सहनशीलता विभिन्न खेलों में विभिन्न होती है। उदाहरण के लिए कुश्ती खिलाड़ी की विशेष सहनशीलता 3 चक्र या 6 मिनट के लिए प्रभावशाली ढंग से द्वंद्व करना होता है, क्योंकि इसमें 6 मिनट के लिए द्वंद्व करना होता है, लड़ना होता है। जबकि एक मुक्केबाज के लिए 4 चक्रों में द्वंद्व करने की योग्यता होती है, यानी सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ये तो चलो, ये तो हमारा जो 3 पॉइंट आपने पढ़ा था वो क्रिया की प्रवृत्ति के अनुसार सहनशीलता के प्रकार, यानी क्रिया की प्रवृत्ति के अनुसार था ये 3। अब हमारा अगला पॉइंट है, ये है क्रिया की अवधि के अनुसार सहनशीलता के प्रकार। देखिए, क्रिया की अवधि के अनुसार सहनशीलता के प्रकार, यानी टाइप ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखते हैं। इसमें यही है कि क्रिया की अवधि के दौरान जो होती है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है गति सहनशीलता, एक अल्प अवधि गतिशीलता, एक मध्य अवधि सहनशीलता, एक लंबी अवधि सहनशीलता। यानी इसको 3 पार्टों में दोस्तों बांटा गया है, 4 पार्टों में, 4 पार्टों में, गति, अल्प और मध्यम और लंबी। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले कह चुका हूँ कि जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से। अगर अभी भी नहीं किया है तो कंप्लीट चैप्टर कर लो, नहीं तो पेपर में दूसरे के शक्ल देखते रह जाओगे। और मेरी बात मानोगे तो 100% कामयाबी आपके कदम चूमेंगे, आपका जो रिजल्ट होगा 100% अच्छे रहेंगे। चलिए, ये तो आपकी भलाई, आप समझो चाहे ना समझो, ये आपकी प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, पहला गति सहनशीलता, स्पीड एंड्योरेंस। गति सहनशीलता ऐसी क्रियाओं में थकावट या प्रतिरोध करने की योग्यता है जो 45 सेकेंड तक चलती रहती है, यानी कम से कम 45 सेकेंड तक चलता रहता है। गति सहनशीलता का अति उत्तम उदाहरण है 400 मीटर की दौड़। सबसे अच्छा है गति स्पीड तक 400 मीटर की दौड़, ये तो आप लोग करते ही होंगे। गति सहनशीलता मुख्य ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता और योग्यता पर निर्भर करता है कि आप कितना ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है। उसके बाद दोस्तों इसमें है अल्प अवधि सहनशीलता, यानी शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म तो आप समझ ही गए होंगे, अल्पकालीन, ठीक है। अल्प जो होती है यानी कुछ समय के लिए। अल्प अवधि सहनशीलता की आवश्यकता उन खेल क्रियाओं में होती है जिसमें 40 सेकेंड से 2 मिनट तक थकावट का प्रतिरोध करता है, यानी जो बहुत ही कम समय के लिए होता है, अल्प समय के लिए। इस प्रकार की सहनशीलता अधिकतम ताकत सहनशीलता और गति सहनशीलता पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना आप गति है और कितना आप फास्ट कार्य करते हो, इस बात पे डिपेंड करता है। अल्प अवधि सहनशीलता का अति उत्तम उदाहरण जो है
800 मीटर की दौड़। आपने देखा होगा कि जब भी आप दौड़ते हो ना, जब आप दौड़ में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको अल्प टाइम में ही उस कार्य को कंप्लीट करना होता है। तो आप समझ सकते हो कि उसमें विस्फोटक पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो कुछ समय के लिए ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए कहा गया है कि इसको हम अल्प अवधि सहनशीलता, यानी कुछ ही समय में आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हो, तो इसमें अल्प सहनशीलता में आता है। अगला है हमारा मध्य अवधि सहनशीलता, मिडिल टर्म ऑफ एंड्योरेंस। मध्यम अवधि सहनशीलता की आवश्यकता उन खेल क्रियाओं में होती है जो 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक चलती रहती है। यह भी ताकत सहनशीलता और गति सहनशीलता का सबसे उच्चतम निर्भर करता है, ठीक है, परंतु इस स्तर पर होता है। मध्यम अवधि की सहनशीलता का उत्तम उदाहरण जो है 1500 मीटर दौड़ और स्टीम तेज स्पीड चेस दौड़ होता है, स्टेपल चीस दौड़ होती है। तो मध्यम अवधि सहनशीलता, तो इसमें आपको पता ही लग गया, जहाँ यहाँ 800 मीटर था यहाँ पर ये 1500 मीटर है, तो इसे आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें कितनी आवश्यक होगी। उसके बाद जो है लंबी अवधि। अब जैसे जैसे देखिए, पहले वाले में था 400 था, दूसरे वाले में 800 था, तीसरे वाले में 1500 था। तो जर्नली है जो लॉन्ग टर्म जो कैपेसिटी होगी उसमें अधिक ही होगी, ये तो जनरल सी बात है। आपको याद रखना भी बहुत ईजी होगा, 400, 800, 1500, 2000। समझ में आया बात को? तो ऐसे भी याद करोगे ना तो आपको गति, अल्प, मध्यम, लंबी अपने आप याद हो जाएगा। तो याद करने के मैंने क्या बोला है, थोड़ा सा नॉलेज या थोड़ा सा इंटेलिजेंसी चाहिए, ठीक है। तो हमारा है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। इसमें क्या होता है, लंबी अवधि सहनशीलता की आवश्यकता उन खेलों में होती है जो 11 मिनट से अधिक अवधि के लिए चलती है। ऐसे खेल क्रियाएं 500 मीटर, 10,000 मीटर, क्रॉस करंट, मैराथन दौड़ आदि में इसका उपयोग किया जाए। तो मैराथन दौड़ होती है, आपको पता है, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें ये चलती है। आपको तो पहले 400, 800 और 1500 की दौड़ में ही आपको पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास उतनी सहनशीलता आएगी, तब जाके आपको 5000 या 10,000 के मीटर की दौड़ में पार्टिसिपेट करना होगा। आपने देखा भी होगा। उसके बाद जो है सहनशीलता विकसित करने की विधि, निरंतर प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण और स्फुटक प्रशिक्षण। देखिए दोस्तों, गतिशीलता अगर आपने विकसित करना है तो निरंतर प्रशिक्षण करना पड़ेगा, अंतराल में करना पड़ेगा या फर्स्ट टेक लेना पड़ेगा। तो इसी के बेस पे इसको डिफरेंस कैटेगरी में बांटा गया है, यानी सहनशीलता विकसित करने की प्रशिक्षण विधियाँ। तो इसमें ट्रेनिंग मेथड, एंड्योरेंस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है, एक तो हो गया निरंतर प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण, ठीक है, फैक्टर एक्स ट्रेनिंग मेथड। अब इसमें ये हो गया है कि आपका निरंतर प्रशिक्षण विधि में इसको क्या किया है, बांट दिया गया। अब क्या बांट दिया है, इसमें धीमी निरंतर प्रशिक्षण हो गया और तेज़। फिर इसमें भी 2 पार्टों में बांट दिया, ये भी धीमी और तेज़, यानी दोनों को धीमी और तेज़ में बांट दिया। बहुत ईजी होता है, यानी स्लो कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड एंड फास्ट और कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड। याद करना मुश्किल नहीं है। निरंतर, अंतराल, फोर्टेक्स। अब निरंतर में 2 पार्ट, धीमी और तेज़, इसमें भी धीमी और तेज़। हो गया याद, कौन सी बड़ी बात थी। सिर्फ आपको मेथड और दिमाग में समझ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा यही आता है प्रशिक्षण विधियाँ, यानी कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड। ये एक बहुत ही प्राचीन विधि है जिसमें एक खिलाड़ी लंबे समय के लिए बिना आराम किए दौड़ या क्रिया करता है। इस विधि में केवल गति को कदम भिन्नता लाते हैं। यह विधि बहुत ही उच्च स्तर की सहनशीलता विकसित करती है। देखिए दोस्तों, ये निरंतर करने से क्या होता है, हमें उच्च स्तर की सहनशीलता विकसित करती है। इसका सप्ताह में 1 या 2 बार अभ्यास किया जाता है। ये निरंतर अभ्यास इसके 2 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला तो ये क्या है, धीमी निरंतर प्रशिक्षण, जो हम पहले कह चुके हैं, स्लो कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड, और एक है तीव्र निरंतर प्रशिक्षण विधि, इसमें फास्ट कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड होता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होती है। तो दोनों में ही पहले धीमी से तो आपको समझ ही गए होंगे कि जो स्लो कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड होती है, इट इज़ साधारण, इसका प्रयोग लंबी दूरी को दौराक, मैराथन दौराक, लंबी दूरी की साइकिलिंग, डेक्सट्लॉन एथलीट्स, फुटबॉल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ी आदि द्वारा उच्च स्तर की एरोबिक सहनशीलता विकसित करने के लिए किया जाता है। यानी ये सारे खिलाड़ी जो होते हैं इसको धीमी गति करते हैं। इस विधि में गति या कदम धीमी गति के होते हैं, परंतु कार्य की अवधि या दूरी लंबी होती है। क्रिया की अवधि लगभग 1 से 2 मिनट की होती है, जबकि दूरी जो होती है 12 से 15 किलोमीटर होती है। इसमें हृदय दर जो होता है 145 से 165 प्रति मिनट की निर्धारित की जाती है। इसमें धड़कन जो होता है 145 की होना चाहिए या 165 के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है। कार्य धीमी गति के माध्यम गति के साथ अधिकतम क्षमता 60 से 75% तक किया जाता है। कार्य के अंत में अधिकतम खिंचाव वाले व्यायाम के साथ शरीर को ठंडा यानी कूलिंग डाउन किया जाता है, यानी कूलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है शरीर को। उसके बाद आपके पास है तेज निरंतर प्रशिक्षण विधि, फास्ट कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड। यह विधि सामान्य तेज दौराक, मध्य दूरी को दौराक, ठीक है, और कौशल खेल वाले
खिलाड़ियों जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल आदि द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसमें तेज क्रियाओं की आवश्यकता होती है। यह विधि 10 से 25 मिनट की अवधि के लिए की जाती है। यहाँ पर लगभग 6 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। हृदय दर लगभग जो होती है 170 से लेकर 200 धड़कनें प्रति मिनट की रखी जाती है। ठीक है, अपनी अधिकतम क्षमता 75 से 85% कार्य किया जाता है, क्योंकि कार्य की दर लंबे समय के लिए बहुत ऊंची होती है। क्रियाओं के अंत में अधिक खिंचाव वाले व्यायाम के साथ शरीर को ठंडा किया जाता है, यानी अधिक खिंचाव वाले कार्य के लिए किया जाता है इसमें। उसके बाद है अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जो कि इसका सेकेंड पार्ट है। इस विधि का परिचय सबसे पहले वेल्डमर या ग्रेस्लर ने किया गया था। दोबारा डेरेनेट द्वारा इसमें कुछ बदलाव किया गया। यह विधि सहनशीलता विकसित करने की सबसे उच्चतम विधि मानी जाती है। इस विधि में प्रत्ययन और अपूर्ण आपूर्ति यानी आराम यानी फॉर्ड एंड इनकम्प्लीट रिकवर्स सिद्धांत को पालन किया जाता है। अंतराल प्रशिक्षण विधि एक विशेष सहनशीलता प्रशिक्षण है, जिसमें उच्च दर का कार्य करने वाले जो होते हैं निम्न क्रिया आराम से सिद्धांत को पालन करती है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रत्ययन और अपूर्ण आपूर्ति, इस पे यानी इफोर्ट एंड इनकम्प्लीट रिकवर थ्योरी सिद्धांत पे काम करता है। कभी कभी एग्जाम में आता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किस पे बेस पे काम करता है, तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। यह विधि वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें कार्य, प्रत्ययन और नियंत्रण विभिन्न कारकों द्वारा अपूर्ण आराम प्रदान करने के लिए किया जाता है। कार्य की दर, गति, इंटेंस स्पीड ऑफ वर्कआउट, आयतन, अंतराल गति या कार्य करने की अवधि, डिस्टेंस एंड इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट, ठीक है, आपूर्ति का माध्यम, मोड ऑफ रिकवर्स, हृदय दर, हार्ट रेट कितनी हो गया, प्रत्येक अंतराल के बीच जो होती है क्या रहेगी डिफरेंस, ये सब बातों पे ये डिपेंड करता है। सिंपली अगर आप इसके फॉर्मूले देखें तो यही होता है कार्य आराम कार्य, यानी वर्क रेस्ट पे ये सिद्धांत पे काम करता है। अगला है अंतराल प्रशिक्षण विधि में संपूर्ण कार्य को छोटे अंतराल में रखना में विभाजित किया जाता है। इन खंडों को एक निश्चित गति पर या दर पर किया जाता है, किया जाता है और बीच में आराम की अवधि भी निर्धारित होती है। प्रत्येक खंड के बाद संपूर्ण आराम या आपूर्ति के समय दिया जाता है। अन्य शब्दों में संपूर्ण कार्य के खंडों में बांट दिया जाता है, यानी इसको छोटे छोटे पार्टों में क्या करते हैं दोस्तों, बांट देते हैं। तो बांटने से तो यही होता है कि आपको काफ़ी आराम पड़ जाती है और आपका जो होता है वर्कअप भी हो जाती है, आपका ट्रेनिंग भी हो जाती है। प्रत्येक खंड के बाद अपूर्ण आराम या आपूर्ति का समय दिया जाता है। अंतराल प्रशिक्षण विधि 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि ये 2 प्रकार की होती है। एक धीमी गति या विस्तृत अंतराल प्रशिक्षण यानी स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और दूसरा होता है तेज यानी फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो ये 2 बातें आपको याद है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दोनों का 2 पार्ट है, अंतराल धीमी और तेज, तो आपको याद ही हो चुका होगा। अब इसमें क्या है, धीमी में क्या होता है, देखिए वही बात धीमी में भी आएगा। धीमी या व्यापक अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या होती है, अधिकतम गति की 65 से 80% गति की कार्य दर या लंबे कदम के साथ मध्यम गति होती है। कुल दूरी जो होता है 4 से 8 किलोमीटर या कार्य के समय 30 मिनट से 40 मिनट तक होती है। इसमें 400 से 800 मीटर दूरी मध्यम गति जो होती है 3 से 5 होती है, ठीक है। धड़कनें जो होती है 140 से 170 धड़कनें की मिनट रखी जाती है। प्रत्येक दोहराए गए बीच 1 से 3 मिनट की आराम की अवधि होती है। इसमें दोहराए की संख्या के बराबर 15 से 25 बार होती है। आपूर्ति के माध्यम पैदल चलना या धीमी गति से जॉगिंग करना इसमें होती है। आपने देखा ही होगा कि ऐसे धीमी अंतराल प्रशिक्षण विधि एरोबिक सहनशीलता विकसित करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें आराम भी दी जाती है, धड़कन भी चेक की जाती है, हर चीज़ रहता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस सहनशीलता प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ी को मध्यम गति के साथ कार्य या दौड़ने के लिए निर्देश दिया जाता है, जबकि कार्य की अवधि लंबे समय के लिए होती है। अगली दोहराई है से पहले आपूर्ति का समय अपूर्ण होती है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः सप्ताह में 1 या 2 बार किया जाता है, और यही 1-2 बार जो करने की जो क्षमता होती है वही काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। सामान्यतः मुख्य खेलों के खिलाड़ियों को फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल आदि है, जैसे लंबी दूरी की दौड़ाक, लंबी दूरी की तैराक नियमित रूप से इसका अभ्यास करता है। धीमी अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा प्रयोग तब किया जाता है यदि गतिशील प्रतियोगिता में पूर्व काफ़ी दिन हो, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आपका होता है तेज या गहन अंतराल अवधि यानी फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसमें यही बात दोस्तों है कि इसमें दूरी जो होता है 80 से 300 मीटर रखी जाती है, जिसमें 30 सेकेंड और 2 मिनट के लिए तीव्र गति क्रिया की जाती है। कुल दूरी जो होता है 2 से 4 किलोमीटर या कार्य की अवधि होता है 15 से 25 मिनट रखी जाती है, ठीक है। अधिकतम गति का जो होता है 90 से 100% गति दर संपूर्ण योग्यता के साथ रखी जाती है। धड़कन की दर जो होती है 160 से 200 धड़कन मिनट रखी जाती है। दोहराई एवं बराबर दूरी जो होती है इसमें 15 से 25 बार रखी जाती है। प्रत्येक दोहराई के बाद आराम या समय 1 से 3 मिनट रखी जाती है, जो कि आपको बहुत ही आसान याद करना होता है।
तेज अंतराल प्रशिक्षण विधि एरोबिक सहनशीलता विकसित करने के लिए अति उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि में खिलाड़ी को छोटी दूरी के लिए तीव्र गति से कार्य करता है या दौड़ता है। अग्नि दोहराए से पहले अपूर्ति या अपूर्ण समय होती है। इस विधि का उपयोग सप्ताह में 2 से 3 बार किया जाता है। अधिकतम खेल क्रियाएं जो होती है इसका अभ्यास किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब प्रतियोगिता निकट या तैयारी का समय बहुत ही कम हो, यानी बहुत समय कम रहेगा ना, तभी जाकर इस मेथड का उपयोग किया जाता है, जो कि मेथड बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। अब इसके कुछ लाभ और कुछ जो होते हैं हानियाँ भी हैं। तो सबसे पहले हम इसके लाभ देख लेते हैं क्या है दोस्तों, यानी एडवांटेज ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। देखिए क्या है इसका लाभ। अंतराल प्रशिक्षण विधि संचालन और संयोजन से आसान होती है, क्योंकि कोच द्वारा अपने प्रशिक्षार्थी का आसानी से निरीक्षण कर सकता है। इसमें बहुत ही आसानी से निरीक्षण की जा सकती है। कम दिनों में ही उच्च स्तर की सहनशीलता विकसित की जाती है। बहुत ही कम समय में उच्च सहनशीलता विकसित की जाती है। उचित अत्यधिक दबाव या ओवरलोडिंग द्वारा खिलाड़ियों में सुधार किया जा सकता है। खिलाड़ियों की गति का मापन और मूल्यांकन आसानी से किया जाता है। आराम और आपूर्ति को महत्व दिया जाता है। इसमें आराम और आपूर्ति दोनों की महत्व दी जाती है। अंततः अत्यधिक थकावट की संभावना कम होती है। कार्य के उचित अनुकूलन की प्राप्ति होती है। सहनशीलता विकास में सहायक होता है। यह विधि दौरान स्पीडर मध्यम दूरी के दौरान लंबी दूरी के दौरान के लिए प्रभावशाली हो जाता है। अंततः सप्ताह में 1 या 2 बार अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। यह मुख्यतः सभी खिलाड़ी क्रियाओं द्वारा प्रभावशाली है, क्योंकि यह गति की सहनशीलता का विकास करने में सहायक होता है। यानी आप कह सकते हो कि हर खिलाड़ी जो किसी भी खेल से संबंध रखता हो, वो भी इसको बहुत ही आसानी से और अपनी सहनशीलता को विकास करने में महत्वपूर्ण बना सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी मानी जाती है। अब क्या है, इसका कुछ डिसएडवांटेज है, वो क्या है। अंतराल में हानियाँ या डिसएडवांटेज इंटरवल ट्रेनिंग्स में क्या होता है। सबसे पहले तो चोट लगने की संभावना अधिक रहती है, तो ये बात इस पर आ जाती है। देखिए दोस्तों, खेल है तो चोट भी है, तो जनरल सी बात है। प्रतियोगिता में पूर्व उच्चतम प्रदर्शन विकसित होती है और प्रतियोगिताशील समय बनाए रखना कठिन होता है। यानी प्रतियोगिता के समय तक बनाए रखना बहुत ही थोड़ा सा कठिन माना जाता है इसको। नियमित प्रशिक्षण द्वारा हृदय रोग की संभावना रहती है, यानी हृदय रोग होने की चांसेस इसमें बढ़ जाता है। फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण विधि यानी फास्ट ट्रैक जो है ट्रेनिंग मेथड, जो हमारा लास्ट मेथड है। फास्ट ट्रैक एवं एवरेज विधि शब्द जिसका अर्थ खेल गति स्पीड प्ले से है। इस विधि का परिचय स्ट्रिक और एस्टरहेलर द्वारा किया गया था। यह सहनशीलता और गति विकसित करने की एक प्रभावशाली विधि है। इस विधि में खिलाड़ी द्वारा प्राकृतिक मार्ग और वातावरण का उपयोग किया जाता है, यानी आप इसमें क्या करते हैं, नेचर का ही यूज़ करते हो। अंततः प्राकृतिक मार्ग का उपयोग दौड़ने के लिए किया जाता है। खिलाड़ी आरंभिक बिंदु द्वारा अपनी गति को मुक्त रूप से भागता है। वह चाहे तेज या धीमी गति से दौड़ रहा हो, खिलाड़ी स्वयं ही अपनी गति निर्धारित और नियंत्रण रखता है। खिलाड़ी अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता है। यह लघु मार्ग या लंबे मार्ग हो सकता है, यानी छोटा भी और बड़ा भी मार्ग हो सकता है। खिलाड़ी पैदल चलने या धीमी गति के जॉगिंग द्वारा आराम कर सकता है। धावक तेज गति से दौड़ सकता होता है, परंतु यह बात ध्यान में रखना होता है कि उसे निश्चित समय में अंतिम बिंदु तक पहुंचना ही होता है। फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण विधि में प्राकृतिक मार्ग का चुनाव किया जाता है। इसमें याद रखना कि प्राकृतिक विधि मार्ग का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहाड़ी, जंगल, रेत, नदी किनारे, सड़क, शहर के बाहर क्षेत्र आदि शामिल हो जाते हैं। इस विधि को आरंभ करने से पहले खिलाड़ी को उचित गरमाना चाहिए, अपने बॉडी को वार्म अप करना चाहिए। इसमें औसतन 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। इस कार्य की अवधि 1 से 2 घंटे निर्धारित की जाती है। आप जैसे चित्र में देख सकते हो कि इसमें जो है पहाड़ी, माउंटेनर एरिया, फास्ट रनिंग वॉक, जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है, रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग रोड्स, ठीक है, फिनिशिंग। तो इस तरह से जो होता है व्यक्ति के अंदर काफ़ी हद तक विस्फोटक पावर इसमें विकसित की जाती है, क्योंकि इसमें सारे कुछ जो होती है नेचुरल होती है, यानी जो खिलाड़ी हर तरह का इंटरवल इसमें यूज़ करता है। इसीलिए इसको सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट माना गया है। इसको करने के बाद खिलाड़ी को कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, यानी लाभ और हानियाँ हैं। देखते हैं क्या है इसकी जो लाभ है, एडवांटेज है, वो क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण विधि का प्रयोग आराम या आपूर्ति दोनों में किया जाता है। आराम और आपूर्ति दोनों में किया जाता है। यह रचनात्मक को बढ़ावा देता है और शारीरिक योग्यता के साथ साहसिक अनुभव भी प्रदान करता है, यानी यह अनुभव भी प्रदान करता है। यह सहनशीलता प्रशिक्षण विधि प्राकृतिक का अनुभव भी प्रदान करता है, यानी प्राकृतिक का भी अनुभव इसमें प्रदान होती है। अत्यधिक उल्लास के साथ प्राकृतिक प्रेरणा भी होती है। अंततः निरस्ता नहीं रहती, यानी बंदे जो होते हैं बहुत ही खुशी के साथ इसको करना पसंद करते हैं। फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण विधि परिस्थितियों को संभालने का अनुभव प्रदान भी करता है, यानी इसमें अनुभव भी आपको होता है परिस्थिति का, कि कैसे आपको पानी में जाना है, कैसे आपको माउंटेन पर चढ़ना है, सब चीज़ों बातों का इसमें रहता है। खिलाड़ी अपनी गति और कदम नियंत्रण करना सीखता है, जो कि लंबी दूरी के दौरान के लिए महत्वपूर्ण होती है। और इसमें यह भी होता है ना, ऊबड़ खाबड़ होता है, तो इसमें काफ़ी जो है व्यक्ति सहनशीलता में विकसित कर लेते हैं।
अत्यधिक विविधता के कारण आत्म अधिगम यानी सेल्फ लर्निंग की कला भी अनुभव होती है, यानी आपको दूसरी चीज़ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगला है इसके कुछ हानियाँ है, डिसएडवांटेज है, देखते क्या है। फाटक प्रशिक्षण विधि को दुर्घटना की संभावना होती है, क्योंकि आप पहाड़ पर चलोगे, नदियों में जाओगे तो दुर्घटना की संभावना तो बनी रहती है, क्योंकि इसमें मार्ग पूर्व निर्धारित नहीं होते, क्योंकि आपको इसमें जो ट्रैक होती है बिल्कुल साफ़ और क्लीन नहीं मिलती है। ये नेचुरल होती है, तो उसमें आपको पता है नेचुरल में तो कोई कांटे भी हो सकते हैं, पत्थर भी हो सकते हैं, तो ये तो आपको होगा ही होगा। उपयोगिता में उपयुक्त होने वाली वास्तविक दौड़ ट्रैक या नन ट्रैक की कमी होती है, इसमें दौड़ने वाली ट्रैक होती ही नहीं, सबसे पहली बात तो। ठीक है, अगला है कोच का प्रशासनिक पर पूरा नियंत्रण नहीं होता, यानी आप अगर इतना दूर पे जा रहे हो तो आपका प्रशिक्षक जो होगा आपके साथ नहीं होगा, उसमें आपको खुद ही अपना विचार और अपने समझ को साथ लेना पड़ेगा। उसके बाद है मार्ग जो होती जोखिम भरा हो सकता है, या खिलाड़ी अपने मार्ग से गुमराह भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने बात किया है दोस्तों। ठीक है, मैं एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपका कोई दोस्त और कोई स्कूल मेट है तो उसको भी इस वीडियो के बारे में बताइए, उसको भी समझाइए, अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा तो प्रयास होता है कि आपको अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करूँ। हम दोस्तों इसको इसलिए कम समय के लिए बनाते हैं क्योंकि आप बोरिंग ना हो, आप उल्लास के साथ और खुशी के साथ इसको पढ़ाई करो, समझो। ठीक है दोस्तों, इसके हम अगले पार्ट में मिलेंगे, इसका सी पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, आप सी पार्ट की वेट कीजिए, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप अपना तैयारी और अपना पेपर की जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और मेहनत से साथ कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके माता पिता आप पे भरोसा किए हुए हैं। इसी बात के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।